लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 है हमारा आज का। ठीक है, बीच में एक मैसेज आया हुआ कि मूवी से आज डिस्कस करना है। कल मूवी छोड़ी थी, ठीक है आज, लेकिन आज मूवी नहीं करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। काफी दिन हो गए, वैसे 13 लेक्चर का चैप्टर है नहीं, जितने लगा दिए हमने। ठीक है, चैप्टर हमने टाइम से ज्यादा चैप्टर पे लगा दिया टाइम, बिकॉज एक्चुअली में हमारे पास टाइम है भी सही अब ज्यादा, सिलेबस कम होने की वजह से टाइम ज्यादा हो गया हमारा। सर ये चैप्टर कितने अच्छा, आप लेक्चर का लोगों था? को पता लगा अब आगे से 10th बोर्ड शायद हटने वाली है, नेक्स्ट ईयर शायद में भी 10th बोर्ड ना हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्या आपका बोर्ड ना हो। और दूसरी बात बेटा कि 11th 12th में पहले क्या होता था कि स्ट्रीम्स होती थी, आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सब हट जाएंगे। अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, बच्चा अपनी मर्जी के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएगा। अगर वो चाहता है कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री लेना तो वो पढ़ पाएगा। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं होगा कि आर्ट्स वाला बच्चा साइंस नहीं लेता और साइंस वाला बच्चा में ऐसे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं लेता। ऐसा कुछ पहले क्या था, जरूरी होता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये कॉम्बिनेशन लेना जरूरी होता था बेटा। तो अब क्या होगा, एक पूल बन जाएगा, उन पूल में से आपकी मर्जी रहेगी, कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में काफी सारे चेंजेस आपको मिलेंगे इस पैटर्न के अंदर। प्रैक्टिकल सर नेक्स्ट ईयर से मे बी बेटा मेंसुरेशन, MENS मेंसुरेशन। हमारा टॉपिक का नेम है बेटा मेंसुरेशन। ठीक है, वहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो पता लग गया कि जैसे ही गर्ल कोई बर्थ करती है, गर्ल का जब बर्थ होता है तो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं उसके बर्थ होते ही बेटा, उसकी ओवरी के अंदर। उसको बोलते हैं फोलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही गर्ल प्यूबर्टी की एज को रीच करती है तो एक फोलिकल जो है डेवलप हो जाता है एट ए टाइम टू फॉर्म अ मैच्योर एग। ऑन मैच्योरिंग द फोलिकल बर्स्ट एंड द ओवम शूट्स आउट ऑफ ए ओवरी। मतलब हर मंथ में एक एग रिलीज हो जाता है बेटा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। समझ आ गया ओव्यूलेशन क्या है? पहले तो पहला स्टेप ओव्यूलेशन, बार बार हम लोग कर चुके हैं इस बात को। क्लियर है ना बेटा सबको ये अच्छे से? ओव्यूलेशन क्या है मैं दोबारा नहीं बताने वाला। ठीक है, अब क्या है बेटा, हर जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है बेटा तो हर 14th डे में ऑलमोस्ट बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है 14th डे ही होगा। ये हेल्दी वुमेन के, हेल्दी गर्ल और वुमेन की बात कर रहे हैं हम लोग। जो ओवुलेशन होता है वो 14th डे में होता है, बिगिनिंग ऑफ साइकिल के बेटा, जिस दिन साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके 14th डे जो है एग रिलीज होता है जनरली, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। एक ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है ना रिलीज होने की वो है 14th डे बेटा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं भी होता 14th डे बेटा ये, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उस दिन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा 14th। ठीक है, तो क्या ओवुलेशन होता है कब आपको पता होना चाहिए, 14th डे फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है जब, उससे 14th डे बाद जो है बेटा वो क्या होता है, 14th डे वो क्या होता है, एग रिलीज होता है बेटा। ठीक है, तो मतलब 28 डेज की साइकिल होती है, तो 28 का आधा कितना है, 14th, उसके हाफ में मिडल में बेटा क्या होता है, इसके एग रिलीज होता है हमेशा। याद रखेंगे इस तरीके से, 28 डेज की साइकिल है और 14th डे क्या होता है, एग रिलीज होता है बेटा। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो प्यूबर्टी के बाद हर दिन ओवुलेशन नहीं होता, हर दिन एग रिलीज नहीं होता, हर मंथ में एक, हर 28 डेज में एक ही एग रिलीज होता है बेटा, और वो कब होता है, 14th डे में एग रिलीज होता है बेटा। ठीक है, तो आगे लिखो बिफोर, एक नोट कर, एक लाइन लिखेंगे बेटा, बिफोर एवरी ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले, लिखो बेटा, बिफोर एवरी ओवुलेशन
ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन होने से पहले जो यूटेरस होती है फीमेल की बेटा, उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक और क्या हो जाती है बेटा, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, बिफोर द ओव्यूलेशन इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, very very important topic I am going to discuss with you. Before every ovulation the inner lining of uterus becomes thick and soft because uterus waits for the fertilized egg uterus waits for the fertilized egg for the further development of the embryo, for the further development of embryo। मतलब क्या इस बात का, देखो समझना इस बात को, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर बार जब एग रिलीज होता है बेटा, जब यूटेरस की लाइनिंग क्या हो जाती है बेटा, अपने आप उन 14 दिनों में लाइनिंग क्या होती रहती है बेटा, उसकी ठीक हो जाती है। क्यों करती है वो अपनी लाइनिंग को ठीक, बिकॉज वो समझ रहे, यूटेरस क्या चाह रही है कि जो उसके पास एग आने वाला है बेटा, वो कैसा आने वाला है, फर्टिलाइज आने वाला है। वो अपने आप को तैयार करती है इस तरीके से कि उसके पास जो एग आएगा बेटा, वो कैसा एग होगा, वो एग फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होगा तो उस एग को उसको कितने टाइम रखना है बेटा, काफी लॉन्ग टाइम तक उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको उस यूटेरस में रखना है। तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से अच्छे से हो सके बेटा, इसलिए वो अपनी लाइनिंग को थिक और सॉफ्ट करता है बेटा। तो आप ये बात समझ लीजिए बेटा, यूटेरस हर बारी एग रिलीज होने से पहले अपनी लाइनिंग को थिक और सॉफ्ट करता है, और वो इंतजार करता है जो एग आने वाला है उसके पास वो कैसा है बेटा, वो फर्टिलाइज्ड है और उसकी उसको डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो फर्टिलाइज आए चाहे नहीं आए बेटा। लेकिन वो अपने आप को तैयार होता है बेटा कि वो जो आएगा, मतलब हर मंथ में फीमेल की जो यूटेरस है वो अपने आप को तैयार करती है कि उसके पास एक और प्रेगनेंसी अचीव होने वाली है बेटा, चाहे हो चाहे ना हो, वो मैटर अलग है बेटा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से पहले क्या चेंजेस आते हैं बेटा, जो लाइनिंग होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, सॉफ्ट और थिक हो जाती है फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग, ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके और उसके बेटर डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सके, उसकी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। ठीक है बेटा, अब आगे लिखेंगे, however next लाइन में करना, if however sperm is not available at the time of ovulation, अगर मान लो स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, देन द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, fertilization does not takes place। तो क्या होगा, ये जो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग थी यूटेरस की, जिसके अंदर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब जब उसको पता है कि एग अब कैसा नहीं आ रहा है, अगर मान लो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या उसको आगे लॉन्ग टाइम के लिए रखना, इसके अंदर नहीं रखना। अब एग को रखना ही नहीं है जब उसको, तो वो क्या करेगा, अब उसको जो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग थी वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। देखो, when egg is not fertilized, then the soft and thick lining of uterus is not required. Then the soft and thick lining of uterus is not required. तो क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग था बेटा वो डाई कर जाएगा विद इन अ डे, एक ही दिन में डाई कर जाएगा। मैंने आपको बताया था उसकी लाइफ कितनी होती है, 4 से 12 घंटे की होती है, एक ही दिन के अंदर अंदर डाई कर जाएगा। Then the unfertilized egg will die within a day. Then the unfertilized egg will die within a day, and uterus lining also breaks down. And
uterus lining also breaks down. ठीक है, लिख लिया बेटा यहां तक, आगे लिखो। Since the thick and the soft uterus lining, since the thick and the soft uterus lining contains lot of blood capillaries, contains lot of blood vessels, you लिख लीजिए। ठीक है, सो द ब्रेकिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग प्रोड्यूसेस ब्लड, काफी ज्यादा ब्लड आएगा बेटा। सो द यूटेरस लाइनिंग, ब्रेकिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग प्रोड्यूसेस ब्लड along with the other tissues, और कुछ टिश्यूज भी होते हैं बेटा जो लाइनिंग को सॉफ्ट बना रहे थे बेटा, along with the other tissues। और ये जो ब्लड और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और बेटा जो टिश्यूज हैं, ये वेजाइना से क्या आ जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे बेटा। और इस ब्लीडिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, राइट। लिख लीजिए, दिस ब्लड एंड द अदर टिश्यूज, दिस ब्लड एंड द अदर टिश्यूज along with the unfertilized egg, along with the unfertilized egg, along with the unfertilized egg comes out from the vagina in the form of bleeding, comes out from the vagina in the form of bleeding। ठीक है, this is known as menstruation, this is known as menstruation। This is known as menstruation। क्या हुआ menstruation में, मैंने आपको बताया कि हर बारी जो यूटेरस होती है बेटा, ओवुलेशन के बाद अपनी लाइनिंग को क्या करती है बेटा, थिक और सॉफ्ट बनाती है, और इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं बेटा जो बनाते हैं इसको। ठीक है, थिक और सॉफ्ट बनाते हैं ताकि क्या कर सके, वो इजीली ग्रोथ कर सके किसकी बेटा, एम्ब्रियो की अच्छे से ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके उसकी। फर्टिलाइज्ड एग को उसको रखना है बेटा लॉन्ग टाइम तक, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको लाइनिंग को सॉफ्ट और थिक बना दिया उसने। लेकिन मान लो जो एग आ रहा था वो फर्टिलाइज आया ही नहीं, उस केस में क्या होगा बेटा, ये लाइनिंग अब तो चाहिए ही नहीं, बिकॉज उसको अब तो रखना ही नहीं है एग को, तो लाइनिंग नहीं चाहिए तो क्या होगा बेटा, ये लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और टिश्यूज हैं वो भी बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। तो वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना से बेटा वो बाहर आ जाएंगे, वेजाइना से बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन बेटा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद लिखना बेटा एक लाइन, तो मेंस्ट्रुएशन कब होएगी, जब हमारे पास एग क्या नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा या स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, और ये हर 28 डेज के बाद होती है, वेरी भी करती है, काफी फीमेल्स में, जरूरी नहीं है 28, काफी में 29, 30, 31, 32 अलग अलग डेज के अंदर होती है बेटा। अब मैं आपको ना पूरा प्रोसेस समझाऊंगा बेटा, पहले आपको मैं वैसे समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ साथ कैसे क्या हुआ बेटा स्टार्टिंग से। सबसे पहले जब भी कोई गर्ल पैदा होती है उसके अंदर क्या होता है, एग प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये एग कैसे होते हैं, नॉट मैच्योर, मैच्योर नहीं होते, इनको कैसे बोलते हैं एग्स, अनराइप एग्स बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं इनको बेटा हम लोग, राइट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी हर मंथ एक
एग रिलीज करती है फीमेल, ठीक है, एनी ऑफ द ओवरी, फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी, ठीक है, एग रिलीज करेगी, मैच्योर एग। अगर स्पर्म अवेलेबल हुआ, इफ स्पर्म इज अवेलेबल एट अ टाइम ऑफ इवोल्यूशन, ओव्यूलेशन सॉरी, ठीक है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर क्या होता है, एग स्पर्म अवेलेबल होता है, तब तो एग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं बेटा, ठीक है, जायगोट बोलते हैं। अभी जायगोट क्या करता है, इसके सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो फिर कहां प्लेस कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा कहां पर, यूटेरस में, ठीक है, यूटेरस में आ जाएगा ये एम्ब्रियो बेटा। फिर उसके बाद क्या होगा, फीटस में डेवलप होगा, प्लेसेंटा का रोल आया था बेटा, गेस्टेशन पीरियड होता हुआ बाद में पार्ट्यूरेशन से बेबी का बर्थ हो जाएगा, ये सब बता चुका था मेडिकल, ठीक है। आज हमने करा कि अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, या फिर यूं बोलो कि जैसे ही वो ओव्यूलेशन होता है, यूटेरस की लाइनिंग उसमें क्या हो जाती है बेटा, सॉफ्ट और थिक हो जाती है फॉर रिसीविंग द, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ, वो अपने आप को तैयार करती है फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। इन केस स्पर्म इज नॉट अवेलेबल, then egg is not fertilized and this inner lining of uterus is no longer required, no more longer required, और ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। और क्या होगा बेटा, फिर जब नहीं चाहिए तो फिर ये लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्लड वेसल्स के साथ ब्रेक हो गई, और एग और जो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज हैं कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल, समझ आ गया बेटा। अब लिखेंगे बेटा पॉइंट्स के फॉर्म में कुछ। पहला पॉइंट लिखना बेटा, पूरी साइकिल बता रहा हूं बेटा, मैं लिखवा रहा हूं। When a girl reaches the puberty, when the girl reaches the puberty, sex hormones released. When the girl reaches the age of puberty, the sex hormone released which matures the egg in the ovary, जो मैच्योर कर देते हैं एग को बेटा, which matures the egg in the ovary, ठीक है, एग को मैच्योर कर देंगे ओवरी के अंदर बेटा वो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट, यूजुअली वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, usually one mature egg is released from the ovary into the oviduct. Usually one mature egg is released from the ovary in the oviduct once every 28 days, once in every 28 days, once in every 28 days. This is called ovulation. This is called ovulation. इसको हम ovulation बोलते हैं, right? क्या बोला मैंने, यूजुअली वन मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द ओविडक्ट वंस एवरी 28 days. दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. बिफोर ovulation, inner lining of uterus becomes thick and soft. जो इनर लाइनिंग है यूटेरस की वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट और थिक और सॉफ्ट हो जाएगी, एंड फुल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर काफी सारे ब्लड वेसल्स आ जाएंगे। क्यों बेटा, बिकॉज आगे ब्लड वेसल्स ही तो ऑक्सीजन वगैरह वहां जाएगी ना आगे ब्लड बेबी के अंदर बेटा, एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। फॉर प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ये उसकी प्रिपरेशन थी, तैयारी थी, ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके, ठीक है बेटा। क्या मैंने बोला, बिफोर ओव्यूलेशन इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस becomes soft and thick, inner lining of uterus becomes soft and thick and full of
स्मॉल ब्लड वेसल्स, ताकि वो इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, क्यों नहीं हुआ फर्टिलाइज्ड? उसको स्पर्म नहीं मिला बेटा। देन दिस सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। If egg is not fertilized, then this thick and soft lining of uterus is no longer required. ठीक है, hence it breaks, इसलिए वो क्या कर जाएगी बेटा? ब्रेक कर जाएगी। hence it breaks so this thick and soft lining of uterus, so this soft and thick lining of uterus along with the blood vessels, along with the blood vessels and the dead egg, and the dead egg, जो डेड एग था बेटा, ठीक है, तीन चीजें हैं, सॉफ्ट और सॉफ्ट लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और एग, ये बोल सकते हैं हम लोग, सब चीजें हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मैंने आपको बताया था, देखो एक साइकिल है जो 28 डेज की है बेटा। अगर ये समझे साइकिल है, ये फर्स्ट डे है बेटा जब मेंस्ट्रुएशन हुई बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट डे है जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हुई, मान लो फर्स्ट डेट है उस दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ, 14th डे जाकर क्या होगा बेटा? एग रिलीज हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन होने के 14th डे बाद क्या होता है? एग रिलीज होता है बेटा। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई जब एग रिलीज हुआ था तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? उसके 14th डे बाद दोबारा से, मतलब 28th डे आ जाएगा वापिस से। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वापिस से वो ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेंस्ट्रुएशन कब होती है? ओवुलेशन के 14 दिन बाद। तो मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस आफ्टर द 14 days ऑफ ओवुलेशन। और कितने दिन तक चलती है बेटा? 3 से 5 दिन तक चलता है बेटा ये प्रोसेस। वेरी करता है, किसी का 2 दिन में भी हो जाए शायद खत्म, ब्लड निकल जाए, जो भी है, किसी का 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में भी चलता है, लेकिन नॉर्मली जो 3 to 5 days होती है बेटा। ठीक है बेटा, अब मान लो क्या है बेटा, एग फर्टिलाइज हो गया। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्या होगा? ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कर जाएगी बेटा, रुक जाएगी। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, तब ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी बेटा। क्यों? अब तो वो चाहिए ना उसको, जो ब्लड वेसल्स और सब कुछ चीजें थी बेटा, तो ये अब नहीं होगी बेटा मेंस्ट्रुएशन। लिखो, if the egg gets fertilized then the menstruation stops temporarily। temporarily का मतलब temporary, मतलब continuous नहीं, permanently नहीं रुकी है बेटा, कुछ टाइम के लिए रुकी है। ठीक है, बिकॉज अब इसको जो नीडेड है बेटा, ये इसके लिए सॉफ्ट और थिक लाइनिंग, ब्लड वेसल सब इसको चाहिए बेटा, इसलिए अब ये रुक गई है टेम्परेरीली। ठीक है, और कब तक? जब तक कि वो बेबी का बर्थ नहीं हो जाएगा। बेबी के बर्थ होने के बाद ये दोबारा शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद बेटा, बेबी के। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, मतलब कब तक रुक जाएगी? जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाएगा। बेबी के बर्थ होने के बाद ये फिर से हो जाएगी बेटा, और उसके बाद तो
काफी ज्यादा ब्लड निकलता है बेटा, ब्लड वेसल्स ब्रेक होते हैं, बिकॉज काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना अंदर जो उसको सप्लाई कर रहे थे ब्लड की बेटा, वो सब ब्रेक हो जाएंगे वापस से बेटा। ठीक है बेटा। कौन कौन सी है बेटा वो, एक तो मिनार्की और दूसरा मेनोपॉज बेटा, ये दो टर्म सीखनी है हमें। ठीक है, फर्स्ट टर्म है बेटा मिनार्की, MENARCHE बेटा, मिनार्की। क्या होता है मिनार्की? मिनार्की MENARCHE। ठीक है, मेनार्की क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, जैसे प्यूबर्टी अटेन होती है उसके बाद की, वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्की बोला जाता है बेटा। ठीक है, मेनार्की क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो एट प्यूबर्टी। तो पहली बारी प्यूबर्टी के टाइम पर जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसको मेनार्की बोलते हैं बेटा। ये क्या होती है? बिगिनिंग होती है किसकी बेटा? रिप्रोडक्टिव लाइफ की, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ की बिगिनिंग होती है। रिप्रोडक्टिव लाइफ की बिगिनिंग होती है मेनार्की के अंदर, समझ गए ना? पहली बार यहाँ पर क्या होता है बेटा? वो ब्लड वेसल्स बनते हैं, वो ब्रेक होता है सब कुछ। ठीक है बेटा। और एक होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज, पोज का मतलब रुक जाना, मतलब जब आखिरी बारी होगी उसके बाद रुक गई बेटा। ठीक है, तो ये क्या है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज लिखेंगे बेटा, पहला लिख लीजिए मेनार्की। ये क्या है? फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है गर्ल्स के अंदर बेटा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और मेनोपॉज क्या है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमेन। लगभग 45 और 50 की एज के बाद, 45 और 50 की एज के बाद ये मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है फीमेल्स के अंदर। ये क्या है? ये क्या है? जो मेनोपॉज जो है वो क्या है? एंडिंग है रिप्रोडक्टिव लाइफ की फीमेल्स के अंदर बेटा, तो इसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो इस एज के आसपास 50 52 भी हो जाती है काफी बारी बेटा ये, इस एज के बाद। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ठीक है, और फीमेल्स जो है इट कैन नॉट नो लॉन्गर बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? जो यूटेरस है वो तैयार ही नहीं है। ठीक है, यूटेरस अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहा बेटा ताकि वो एग को रिसीव कर सके। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्की एंड एंड्स टू द मेनोपॉज, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस की। हम लोग बात करते हैं क्वींस की बेटा। एक बारी क्वेश्चन माइंड में रहता है बेटा क्वींस का। देखो, क्वींस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो बिल्कुल सेम होते हैं ट्विंस बेटा, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिनकी शक्ल वगैरह सब मैच करती है बेटा। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक जाइगोट बन गया था बेटा, वो बना था ना जाइगोट आपका बेटा, फर्टिलाइज एग बना था ना, वो किसी भी रीजन से ब्रेक हो गया और दो में डिवाइड हो गया बेटा। ठीक है, अब दोनों के ही अब क्या हो रहे हैं बेटा? दोनों के सेल्स आगे कंटिन्यूसली डिवाइड करें और दो एम्ब्रियो बन गए बेटा, और वो दोनों ही एम्ब्रियो बेटा ग्रो कर जाएंगे, दोनों ही एम्ब्रियो हो गई उनकी और ग्रो कर गए बेटा। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से होता है ट्विंस जो होते हैं बेटा। ठीक है, और उसमें क्या होता है जनरली, एक जाइगोट जो है ब्रेक कर गया किसमें बेटा? दो में बेटा, और दोनों के ही आगे क्या हो गए? एम्ब्रियो बन गए बेटा, अलग अलग बेटा, राइट? ये तो है आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। और उसके अंदर क्या होता है? जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर तो दो एग फर्टिलाइज हो गए बेटा, दो एग रिलीज हुए और दोनों फर्टिलाइज हो गए वो बेटा, समझ गए? जनरली होता क्या है? एक एग रिलीज होता है, इस केस में क्या होता है? दो एग रिलीज हो गए और फर्टिलाइज हो गए दोनों एग बेटा, तो यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल, बिकॉज दोनों अलग अलग एग्स थे बेटा वहां पर, इसलिए नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बने हैं। समझ गए बेटा? तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का रीजन था और वो आइडेंटिकल ट्विंस का रीजन था बेटा। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा, WHO ने एक डेफिनेशन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। वो क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है मतलब टोटली वेल बीइंग इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब टोटल वेल बीइंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा फिजिकली भी जरूरी है होना, उसको वेल बीइंग होना उसके अंदर, इमोशनली भी होना चाहिए जरूरी है, बिकॉज अगर अगर बंदे के अंदर क्या नहीं है, सेक्सुअल फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। वो सेक्सुअल फीलिंग्स की भी नीड होगी, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो पाएगी। तो इमोशनली भी पर्सन को वेल होना बहुत जरूरी है उसके अंदर बेटा, ठीक है। थर्ड है सोशली, अगर पैसा नहीं होगा और वो रिप्रोडक्शन करता जाएगा तो बच्चा क्या होगा, इतनी सारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और फाइनली वो फैमिली की वेल प्लानिंग फैमिली नहीं हो पाएगी और ठीक है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी बेटा। तो मतलब टोटल वेलबींग होना सभी एस्पेक्ट्स में जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स एजुकेशन, या सीधा लिख लो सेक्स एजुकेशन। इस चैप्टर में हमने सेक्स एजुकेशन के बारे में ही पढ़ा है जनरली, ठीक है। वो जरूरी भी था आप लोगों को जानना बेटा, आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब आप कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हो बेटा, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्यों है, क्या है बेटा, जो गर्ल को मार देते हैं बेटा पैदा होने से पहले। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जनरल सी टॉपिक था बेटा, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आपने। अब हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्थ कंट्रोल होता क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल और द कॉन्ट्रासेप्शन। बर्थ कंट्रोल का ठीक है प्रिवेंशन करना उसकी बेटा, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द वुमन is called contraception, is called contraception। हमें प्रेगनेंसी को बचाना है बेटा, कैसे बचा सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड्स, अलग अलग मेथड हम सीखेंगे बेटा। फर्स्ट मेथड है जो यूज होता है बेटा वो क्या है, बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड में क्या है, देखो हमें पता है प्रेगनेंसी होगी कब, जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे जब भी प्रेगनेंसी होने वाली है बेटा। अब एग तो नेचुरल प्रोसेस से फीमेल के अंदर अपने आप ही प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, लेकिन हमें पता है स्पर्म तो एक मेल इंट्रोड्यूस करा रहा है ना, स्पर्म तो एक मेल इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो उसको हम रोक सकते हैं ले जाने से अंदर बेटा, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या होगा, कुछ ऐसे डिवाइस आते हैं, फिजिकल डिवाइस होते हैं जो स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं किसके अंदर, वेजाइना के अंदर जाने से बेटा, ड्यूरिंग द कोपुलेशन के टाइम पर बेटा, ठीक है। और वो क्या करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाएंगे बेटा। क्यों, जो स्पर्म है, अगर मेल को कोई मान लो एड्स था बेटा, उसके अंदर मेल को मान लो एड्स था, अगर उसने कोई यूज किया बेटा, कोई भी बैरियर डिवाइस यूज किया बेटा, उससे क्या हुआ, स्पर्म एंटर नहीं किया फीमेल बॉडी में, जिससे क्या हुआ बेटा, वो जो डिजीज मेल को थी वो फीमेल में नहीं गई बेटा, ठीक है। तो पहला मेथड हम बैरियर मेथड सीख रहे हैं, लिखो इसके अंदर, some physical device is used
to prevent the entry of sperm in the female genital tract. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है, वेजाइना और सर्विक्स आता है इसके अंदर, जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। प्लस स्पर्म के एंट्री को रोकेंगे हम, फीमेल वाले पोर्शन में जाने ही नहीं देंगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर लिख लेना, दे ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसका एग्जांपल है कॉन्डोम्स बेटा। एक रबर ट्यूब होती है बेटा जो पेनिस के ऊपर डाली जाती है बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी स्पर्म जो है बेटा वो फीमेल वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, बल्कि उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, जो भी रबर की जो ट्यूब थी बेटा, ठीक है। एक तरह की रबर ट्यूब होती है, जो रबर ट्यूब है वियर ओवर द पेनिस, तो पेनिस के ऊपर डाली जाती है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी में जाने से रोकेगा उसको बेटा, राइट। ऐसी एक आती है फेमिडोम, जैसे कॉन्डोम है वैसे ही फेमिडोम होता है। ये फीमेल्स के ऊपर, फेम का मतलब फीमेल्स आ रहा है वर्ड, फेमिडोम, ये वेजाइना के ऊपर होता है बेटा, लगाती है बेटा फीमेल्स। ये भी काम वही है बेटा, स्पर्म को अंदर जाने से रोकेगा, राइट, फेमिडोम। नेक्स्ट है बेटा डायफ्राम या सर्विकल कैप बोलते हैं इसको बेटा, थर्ड सर्विकल कैप, नाम ही बता रहा है बेटा, जैसे डायफ्राम भी बोलते हैं। किसके ऊपर लगेगी बेटा, सर्विक्स के ऊपर लगेगी। काम क्या है, वही का वही है बेटा, क्या क्या काम है, स्पर्म को रोकना जाने से अंदर। ठीक है बेटा, ये पहला मेथड था बैरियर मेथड, राइट। सेकंड मेथड हम लोग सीख रहे हैं बेटा केमिकल मेथड। इसमें कुछ क्रीम्स होती हैं, टेबलेट्स होती हैं या स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, केमिकल्स हैं एक तरह के, जो यूज करती हैं फीमेल्स और या वेजाइना के अंदर प्लेस करती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, या तो इमोबिलाइज कर देंगे, मतलब जो या तो स्पर्म मोबाइल होते थे, मूव करते थे बेटा, इमोबिलाइज का मतलब है उसको, उसकी मूवमेंट को खत्म कर देना, या उसको डाई कर देंगे बेटा, मार ही देंगे स्पर्म को। कुछ केमिकल्स होते हैं ऐसे बेटा जो फीमेल्स यूज करती हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को इमोबिलाइज कर देगा या फिर स्पर्म को किल कर देगा, केमिकल्स ऐसे बेटा। तो कुल मिला के काम तो वही है ना, कि स्पर्म को आगे नहीं जाने देना बेटा, ठीक है। तो लिख लीजिए केमिकल मेथड, सम टैबलेट्स क्रीम्स एंड स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स ऐसा केमिकल होता है जो स्पर्म को किल करता है बेटा। सम टैबलेट्स, क्रीम्स और एंड स्पर्मिसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स इट इमोबिलाइज एंड किल्स द स्पर्म्स। ये जो क्रीम या जो भी है बेटा वेजाइना के ऊपर लगाई जाती है, फीमेल्स लगाते हैं वेजाइना के ऊपर, जो क्या करती है, इमोबिलाइज या किल कर देगी स्पर्म को बेटा। नेक्स्ट लिखिए बेटा आईयूसीडी, थर्ड मेथड है बेटा आईयूसीडी। आईयूसीडी आई का मतलब इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस,
जनरली कॉपर या स्टील के बने होते हैं डिवाइस, कॉपर टी का एग्जांपल है बेटा, ऐसे टी शेप का होता है, कॉपर का बना होता है बेटा ये, ठीक है। इसको फीमेल की यूटेरस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। देखो कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू द यूटेरस बाय द डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, कॉपर टी को प्लेस कर देता है किसके अंदर बेटा, यूटेरस के अंदर, फीमेल यूटेरस के अंदर। इंट्रा यूटेरिन का मतलब यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को प्लेस कर दिया है बेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। याद है एम्ब्रियो बना था, वो आगे यूटेरस के अंदर आया था, वो आने नहीं देगा, रोक लेगा इसको बेटा। वो आगे फर्टिलाइज, फिर वो आगे ब्रेक हो जाएगी, जब आया ही नहीं तो फिर ब्रेक ही हो जाएगा, समझ गए ना बेटा। लाइनिंग फिर ब्रेक हो जाएगी बिकॉज उसको एग रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा यूटेरस के अंदर, राइट, समझ आ गया बेटा। जनरली जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपको ये कॉपर टी प्लेस कराना है या नहीं कराना बेटा, बिकॉज जब कोई बेबी होता है तो आजकल जो प्लानिंग रहती है वो ये रहती है कि अब कम से कम 1-2 साल और कोई दूसरा बेबी नहीं हो बेटा। और लेकिन सेक्सुअल अगर इंटरकोर्स होता है तो चांसेस होते हैं दोबारा से बेबी होने के, फुल चांसेस होते हैं। तो इसलिए वो प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर से एडवाइस करते हैं हमेशा कि अगर वो कॉपर टी प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब भी चांसेस जो होंगे वो बिल्कुल जीरो हो गए बेटा। क्यों, बिकॉज इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है। और ये रिमूवेबल होता है, मतलब जब आपको आप फैमिली प्लानिंग वापस से कर रहे हो तो आप इसको रिमूव करा सकते हो, फिर वापस से इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगी और आपका जो रिप्रोडक्शन फिर से पॉसिबल हो पाएगी बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेना, इट इज रिमूवेबल बेटा, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसकी ड्रॉबैक है बेटा, कुछ डिस्कम्फर्ट होती है बेटा। पेन वेन भी रहता है, काफी लोगों से डिस्कम्फर्ट होती है बेटा इसकी वजह से, ठीक है। डिस्कम्फर्ट इज caused by this device in the woman's body. कुछ होता है नेचुरल मेथड, एक फोर्थ मेथड लिखो बेटा, नेचुरल मेथड। ये वैसे तो तुक्केबाजी वाला मेथड है, जिसका कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसमें भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, नेचुरल मेथड। देखो हमें पता है बेटा, जिस दिन ब्लीडिंग हुई सबसे पहले, मतलब ब्लीडिंग का मतलब मेंस्ट्रुएशन हुई, उसके 14 डेज बाद क्या होता है बेटा, एग रिलीज होता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद एग रिलीज होता है ऐसा जरूरी नहीं है। चांसेस ये होते हैं कि 14th डे चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। तो जो कोपुलेशन करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, वो क्या करना है, वो 14th डे आने वाला है, तो मतलब 10 से लेकर जब 16-17 डे होंगे बेटा साइकिल के, तब जब मेनली हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, अगर हम लोग नेचुरली अगर सोचे तो बेटा, बिकॉज इस टाइम पर ओवुलेशन होने के चांसेस क्या है बेटा, मैक्सिमम है। बिकॉज हमें पता है 14th डे जो है बेटा एग रिलीज होता है जनरली। 14 से 2-3 दिन पहले सोच लीजिए, 2-3 दिन बाद सोच लीजिए बेटा, क्यों, ज्यादा ज्यादा तो यही होगा ना बेटा। तो हम नेचुरली अगर हम सोचे तो हम लोग तब भी उसको प्रिवेंट कर सकते थे बेटा। लेकिन ये एक सिर्फ जरूरी नहीं है ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम जो चांसेस है वो 14th डे के आसपास होती है बेटा, ठीक है। तो एक नेचुरल मेथड में आता है ये। और दूसरा बेटा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जब अगर हमें पता है जब स्पर्म रिलीज होने वाला है बेटा, उसी टाइम हम क्या कर दे, पेनिस को विड्रॉ कर दे, बाहर निकाल ले बेटा, तो क्या होगा बेटा, तब भी प्रिवेंट हो जाएगा, स्पर्म एंटर नहीं करेगा उस टाइम पर बेटा, ठीक है। तो एक ये नेचुरल मेथड है इसमें भी, लेकिन रिस्क होता है इसमें कि इतने में भी कि आपका स्पर्म रिलीज हो जाए उसके अंदर बेटा, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड्स आते हैं। तो इसके अंदर वैसे आपको थोड़ा बहुत लिख लेना क्या, कि हमें आइडिया होता है कि बेटा 14th डे एग रिलीज होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एग की रिलीज होने की मैक्सिमम होती है उस टाइम पर, तो हमें इन डेज में अवॉइड करना चाहिए बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स को, अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को बेटा। लेकिन क्या आपको ये एसटीडी से प्रिवेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा मेथड। आईयूसीडी क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा आईयूसीडी भी। क्यों नहीं कर पाएगा, आईयूसीडी में आप स्पर्म तो एंटर कर ही रहे हैं ना, स्पर्म एंटर कर गया तो इसका मतलब क्या है, डिजीज हो सकती है बेटा,
आईयूसीडी में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में एसटीडी हो सकती है बेटा, और इसमें भी हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, कुछ सर्जरीज होती हैं, दो स्मॉल सर्जरीज होती हैं, एक होती है वेसेक्टमी और दूसरी होती है ट्यूबेक्टमी। नसबंदी, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। देखो वॉस डेफरेंस को कट कर देंगे इसके अंदर बेटा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वॉस डेफरेंस को कट कर देंगे मेल्स के अंदर, और इससे जिससे क्या होगा, लाइट एक सेकंड रुको। तो वेसेक्टमी में क्या होता है, वॉस डिफरेंस का स्मॉल पोर्शन को कट कर देंगे, पूरी वॉस डिफरेंस को कट नहीं करते, उसके एक पोर्शन को कट कर देते हैं और उसको फिर टाई कर देते हैं बेटा थ्रेड से। मान लो ये वेस्ट डिफरेंस आ रही थी कोई, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से टाई कर दो, कैसे, ये भी टाई कर दिया, अब रास्ता तो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना, स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं बेटा, समझ गए। ऐसे ही एक होता है ट्यूबेक्टमी, उसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दोगे बेटा, उसके टाई कर दोगे कट करके बेटा। It is the process of removal of small portion of vas deferens, और ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पोर्शन को कट करेंगे। उसके अंदर स्पर्म डक्ट के पोर्शन को कट करेंगे, राइट।